हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2009 टीजीटी के 50 नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है और अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक वीडियो में एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस कवर करूं। सो आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि इसमें से कौन सा क्रेडिट कंट्रोल का मेथड नहीं है। क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? किसी भी बैंक की लेंडिंग एबिलिटी को बैंक कंट्रोल करना। तो ये बैंक रेट से किया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से किया जाता है, कैश रिजर्व रेशियो से किया जाता है। ऑप्शन इसका है करेक्ट 3, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 52 है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी बेस्ट मेजर्ड, यानी इसमें से किससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छे से नापा जा सकता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। तो इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल इनकम, इससे तो सिर्फ इनकम की बात होगी। पॉवर्टी रेशियो, इससे सिर्फ पॉवर्टी के बारे में पता चलेगा। फास्टर कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी नहीं है। ऑप्शन भी इसका भी 3 ही ठीक है, क्योंकि ग्रोथ इन रियल पर कैपिटल इनकम, यानी पर कैपिटा इनकम कितनी हो रही है हमारी जीएनपी में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इन कैलकुलेटिंग अ कंट्रीज जीएनपी एट मार्केट प्राइस, यानी किसी की कंट्री का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा है जो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नॉट वर्ड को आपको ध्यान से देखना है, अगर ये स्किप हो गया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि कौन सा इंक्लूड नहीं होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वेजेस होते हैं, रिटायरमेंट में क्या पेंशन हैं, ये भी होते हैं। तो जो ऑप्शन करेक्ट है इसका भी ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 54 है, एज अगेंस्ट रिवेन्यू डेफिसिट ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट विल ऑलवेज बी। तो कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा, यानी कि रिवेन्यू डेफिसिट के कंपैरिजन में ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कैसा होगा। तो रिवेन्यू डेफिसिट होता है जितना हमने फिस्कल डेफिसिट जितनी हमने इनकम प्रोजेक्ट की थी उससे कितनी कम हुई है, और फिस्कल डेफिसिट होता है जो जितना गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा देती है अपने रिवेन्यू से। तो ऑब्वियसली रिवेन्यू डेफिसिट उससे कम होगा और फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा इसका, हायर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स आपको देखनी है और आपको देखना है, इसमें ऑप्शन दिया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो हम उसी हिसाब से देखेंगे कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। मनी इज स्टॉक, वेयर इज स्पेंडिंग इज फ्लो। मनी एक स्टॉक है, स्टॉक यानी आप इसको असेट से ले सकते हो, और स्पेंडिंग इज फ्लो। हाँ, जब हम स्पेंड करते हैं तो मनी फ्लो होती है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। बी है, वेल्थ इज अ स्टॉक वाइल इनकम इज अ फ्लो। तो ये भी ठीक है, क्योंकि वेल्थ जो है वो एक स्टॉक, एक असेट्स होती है, और इनकम जो आती है वो मनी का फ्लो होता है, तो ये भी करेक्ट है। द गवर्नमेंट डेप्ट इज अ स्टॉक बट इंटरेस्ट पेमेंट इज अ फ्लो, ये गलत है। द लैंडिंग ऑफ बैंक इज अ फ्लो एंड इट्स आउटस्टैंडिंग लोन इज स्टॉक, ये भी गलत है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन 1, ओनली ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 56 इज, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपको इसको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो सरेंडर वैल्यू क्या होती है, किसमें होती है? सरेंडर वैल्यू होती है इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो ए में 2 होगा। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं ए में किसी में 2 है, तो यस ओनली फर्स्ट 1 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें ए 2 है। बाकी भी देख लेते हैं, बी का 3 है, सी का 4 है, डी का 1 है। तो बी, इंसैनिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, अगर इंसैनिटी की प्रॉब्लम आती है शेयर होल्डर के साथ तो उसके शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। शेयर वारंट क्या होता है? ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। फुल्ली पेड शेयर्स क्या होते हैं? ये एक स्टॉक है। तो ये होगी हमारी मैचिंग, और ऑप्शन करेक्ट होगा 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। 57 देख लेते हैं, एट व्हाट प्राइस इज द स्टॉक वैल्यूड अंडर कन्वेंशनल मेथड। हम स्टॉक को कैसे उसकी वैल्यू हम निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, या फिर कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो भी कम होती है, या कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो भी ज़्यादा होती है। तो हम स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं मार्केट प्राइस जो भी इन दोनों में से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। ज़्यादा पे तो रखेंगे तो फिर सेल किस पे करेंगे, इसलिए लो पे रखा जाता है कि जो भी इनमें से कम होगा उसको रखा जाएगा। 58,
Cumulative preference shareholders can claim unpaid dividend of earlier years as a matter of right only when. तो cumulative preference shareholders जो होते हैं वो अपने unpaid dividend को कब कर सकते हैं? There are sufficient profits, जब sufficient profits हो, company goes into winding up, there are sufficient liquid funds, director propose to distribute dividend to equally shareholders before giving dividends to them. तो जब कंपनी का वाइंडिंग अप होने लगती है कंपनी, तब इसको पेड किए जाते हैं. तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. 59. अ फर्म हैड अ कैपिटल बैलेंस, यानी कि फर्म का कैपिटल बैलेंस है 1 लाख रुपीज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. एट द एंड ऑफ द ईयर द फर्म हैज़ टोटल असेट्स ऑफ रुपीज़ 1,50,000, total liabilities of 70,000, total withdrawals during the period were 30,000. तो withdrawals कितने थे? 30,000 से. तो हमें क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना होगा. तो इसके लिए हम पहले देख लेते हैं कैपिटल कितनी होगी. 1 लाख है, 1 लाख कैपिटल है. 1 लाख कैपिटल में 30,000 जो विड्रॉल्स हैं वो हम निकाल देंगे, तो हमारे पास बचेंगे 70,000. टोटल असेट्स है 1,50,000, यानी इस साइड 1,50,000 होंगे असेट्स की साइड. टोटल लाइबिलिटीज़ हैं 70,000, यानी जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं 70,000 वो भी हैं. व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? क्या होगा? नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा? तो हम देखेंगे कि ये तो 1,40,000 होंगे और ये 1,50,000 होगा, तो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है. तो यहाँ पे हमें एडजस्ट करने होंगे 10,000, और ये इस साइड आ रहा है तो ये प्रॉफिट होगा, यानी कि ये इसमें इसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे तो ये 10,000 प्रॉफिट होगा. तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1, ₹10,000 प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर 60 इज यू आर गिवन द फॉलोइंग आइटम्स. आपके पास ये सारे आइटम्स हैं. पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी इज करेक्ट. इसमें लिक्विडिटी के ऑर्डर में लगाना है, कौन सा ज़्यादा लिक्विड है, उसके बाद कौन सबसे कम लिक्विड है. तो सबसे ज़्यादा लिक्विड इसमें से होता है डेटर, इसके बाद होंगे ओके बिल रिसीवेबल्स, देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड इंटरेस्ट इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4. 61 क्या है? द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस फॉर अ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड टू. एक नई मशीन को इंस्टॉल किया गया है, उसके एक्सपेंसेस को किस में डेबिट करना है. तो जब भी कोई मशीन या एसेट्स ली जाती है उस पर जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं वो उसी के अकाउंट में जाते हैं. तो ये मशीन ली है तो मशीनरी अकाउंट में जाएगा. तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4. 62 है. अ मशीन वाज परचेज्ड फॉर 10,000 की मशीन परचेज की गई थी. इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 3 ईयर्स, यानी 3 साल तक इसको सोचा गया कि ये चल जाएगी. उसकी एंड ऑफ द लाइफ में क्या हुआ? उसकी बुक वैल्यू बची 5,120, यानी कि उसकी स्क्रैप वैल्यू है. अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में तो उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा. फॉर्मूला क्या यूज़ होगा? उसकी जो लाइफ है उसको हम यहाँ ऊपर लिखेंगे, नीचे वो कितने का था इनिशियली ये आएगा, देन 100, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन लग रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा, हमें परसेंटेज पता नहीं है. नीचे 100 होगा और यहाँ पे 3 होगा, और जब इस 3 को हम इधर लेकर आएंगे तो ये रूट बन जाएगा 5120 और नीचे 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल. और जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 और नीचे आएगा 10. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसके इक्वल में क्या बचा है अभी, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे है 100 माइनस आर अपॉन 100. ठीक है, तो ये तो इससे 1 0 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ 10 होगा, ये 80 हो जाएगा. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 100 में से 80 माइनस होगा तो ऑप्शन करेक्ट होगा 20. जो 20% इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3. 63.
चेंजिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उसको हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में चेंज कर दिया है तो इससे क्या होगा, इससे सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट होंगे, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 64, एक्स लिमिटेड है कोई कंपनी, उसका करंट रेशियो है 2:1 एंड क्विक रेशियो है 1.5:1, उसकी करंट लायबिलिटीज़ 80,000 है, तो उसका स्टॉक कितना होगा। तो जब हम करंट रेशियो में से, करंट असेट्स से स्टॉक माइनस करते हैं तो हमारी क्विक असेट्स आती हैं, यानी करंट जो असेट्स हैं वो लायबिलिटी के उससे 2 गुनी है और ये 1.5 गुनी है। तो लायबिलिटीज़ 80,000 है तो करंट असेट्स कितनी होंगी, 1,60,000। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1,60,000 आएगा। और क्विक असेट्स कितनी होंगी, ये होंगी 1,20,000। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 40,000। तो 40,000 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3, तो करेक्ट आंसर होगा 40,000, ऑप्शन नंबर 3। प्रायर प्रॉफिट टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी को बनाने से पहले जो प्रॉफिट हुए हैं उसको क्या करेंगे, कैन बी पेड एज डिविडेंड, उसको डिविडेंड में दे सकते हैं या डिविडेंड नहीं दे सकते हैं या रिवेन्यू एक्सपेंसेस में यूज़ कर सकते हैं या नन ऑफ दीज, तो उसको हम डिविडेंड में पेड नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 66 है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए एंड बी एक फर्म में पार्टनर हैं, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, उन्होंने पार्टनरशिप में सी को लिया और उसको गिविंग हिम 4th शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, यानी उसको 1/4 शेयर दे रहे हैं, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। पुराने वालों का तो दिया नहीं है, इसका मतलब उनका 1:1 है, ठीक है। अब इनको 1/4 दे रहे हैं तो इनके पास क्या बचेगा, 3/4, 3/4 का 1/2 होगा, 3/8, यानी ए और बी 3/8 लेंगे और ये 1/4 लेगा, और इनको नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/8, यानी 3:3:2, तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो है ऑप्शन नंबर 3। 67 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड रेवेन्यू, यस ये तो सही है, तो ये बात सही है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, ये भी सही है। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, नो ये तो बात सही नहीं लग रही है। नेक्स्ट है एसेट्स माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो मतलब सही नहीं है लेकिन आंसर सही है वो है ऑप्शन 3, क्योंकि ये ग्रुपिंग नहीं होती। रिकॉर्डिंग में सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी ग्रुपिंग नहीं की जाती है। 68, द बैलेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स मे हैव क्रेडिट बैलेंस टू, इनमें से किसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, कैश का नहीं हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का नहीं हो सकता है, स्टॉक का भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, बैंक का हो सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम टच करके फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो होती हैं। तो गुडविल को तो हम कर सकते हैं, मतलब वो होती है इंटेंजिबल एसेट्स, कॉपीराइट भी इंटेंजिबल है, पेटेंट भी है, लेकिन डेटर्स जो होते हैं वो तो होते हैं, उनको तो हम टच कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स द इसेंस ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन, तो इसका आंसर जो करेक्ट है ये है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज एंड ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन 4 करेक्ट है इसका। 71 क्वेश्चन है, इफ 50% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू ओनली 10% रिडक्शन इन डिमांड, यानी कि किसी चीज़ का प्राइस 50% बढ़ रहा है, वो 100 का है तो वो 150 का हो रहा है, तो उसकी जो डिमांड है वो सिर्फ 10% कम हो रही है, देन सच डिमांड विल बी, तो ये कैसी डिमांड है, इन इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, या हाईली इलास्टिक डिमांड है। तो हाईली तो तब होती है जब जितना प्राइस बढ़ रहा है उससे भी ज़्यादा उसमें डिमांड में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन
प्राइस से कम डिफरेंस आ रहा है और बहुत ही प्राइस के कंपैरिजन में बहुत ही कम डिफरेंस आ रहा है, तो ये इनइलास्टिक डिमांड होगी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 72, द इक्विलिब्रियम फर्म कॉन्सेप्ट हैज़ बीन गिवन बाय, ये कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम फर्म का किसने दिया था? ये दिया था पिगू ने, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 73 है, फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म इज, तो ये हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम नंबर 20 हो सकते हैं। बाय लिमिटेड पार्टनरशिप इज मीन्ड, लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है? लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं या फिर सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है? ये तो नहीं है क्योंकि तो नॉर्मल पार्टनरशिप में होता है। ये भी नहीं है। लिमिटेड स्कोप ऑफ पार्टनरशिप, नो स्कोप की कोई बात ही नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ सम पार्टनर्स, तो कुछ पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और कुछ की या फिर एक की अनलिमिटेड हो सकती है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है, द वोटिंग राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज, इनमें वोटिंग राइट्स क्या होता है? इनमें वोटिंग राइट्स इक्वल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 76 है, अ शॉपकीपर वांट्स टू स्टॉक शूज़, वो शूज़ स्टॉक में रखना चाहता है, उसके लिए कौन सा एवरेज सूटेबल होगा? तो उसके लिए सूटेबल होगा मोड, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एक बार में कितनी मेरी सेल हो जाती है शूज़ की, एटलीस्ट उतने तो उसके पास स्टॉक में होने ही चाहिए। 77 क्वेश्चन है, द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40, यानी 100 स्टूडेंट्स के मीन जो मार्क्स हैं वो 40 हैं। बाद में पता चला कि एक स्कोर 53 जो था उसको मिस रीड किया गया है 83, यानी 53 की जगह 83 लिख दिया गया है। तो करेक्ट मीन क्या होगा? अब हमें करेक्ट मीन निकालना है, तो पहले तो हम टोटल उनके जो स्कोर हैं वो निकाल लेते हैं। 100 स्टूडेंट्स के 40 मार्क्स एवरेज आ रहे हैं, तो जो टोटल स्कोर होंगे वो होंगे 4000। अब स्कोर हमको ऐड करना था 53, लेकिन हमने कर दिया 83, तो 83 को करेंगे माइनस और 53 को करेंगे ऐड, तो इसमें से जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 3970, ये आएगा। फिर हम इसको दोबारा 100, क्योंकि 100 स्टूडेंट ही हैं, तो 100 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 39.7 या 70, तो ऑप्शन है 2, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन 2 करेक्ट है। 78 क्वेश्चन है, इन विच सीक्वेंस आर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेकन, कौन से सीक्वेंस में, इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले तो गेटिंग पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन को डेवलप करने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना, पहले प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है, तो ये बाद में आएगा। ट्रांसमिटिंग आइडियाज़ और डिसीजन, अपने डिसीजन को ट्रांसमिट करना, आइडिया और प्रॉब्लम की क्लैरिटी होना या क्लैरिफाई होना, मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, तो ये 1 पे आएगा। देन पार्टिसिपेट करना, देन जब उसकी प्रॉब्लम हमें पता चल जाएगी तो ये 3 पे आएगा और ये आएगा 4 पे, तो CABD ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 79 है, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ, यानी कैपिटल डेफिशिएंसी, कैपिटल में डेफिशिएंसी हो या ज़्यादा हम डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, या हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी है, इनकम की इनइक्वालिटी है, तो ये किसकी फीचर्स हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तो नहीं है, सोशलिस्टिक के भी नहीं है, जो हमारी इकोनॉमी है उसी की है, तो डेवलपिंग इकोनॉमी है हमारी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। डेवलप्ड की भी नहीं है, अगर उसकी होती तो वो डेवलप्ड ही क्यों होती, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 80 इज़ पॉपुलेशन सेंसस इज़ मेड इन इंडिया इन एवरी, ये तो सबको पता होगा कि हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस बनता है, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, इफ़ ओन डिबेंचर ऑफ 1000 इज परचेज फॉर 975 फ्रॉम द मार्केट बाय द कंपनी, द डिफरेंस ऑफ 25 विल बी अज्यूम्ड। ठीक है, 1000 के शेयर्स हैं, उसको 9075 में परचेज किया गया है, तो ये क्या होगा? अब कोई भी 1000 की चीज़ है वो इतने में मिल रही है, तो प्रॉफिट होगा, तो 1 पे कर देंगे, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज इन द नेचर ऑफ, जो हम एडवांस पेमेंट करते हैं वो क्या होती है? वो हमारी एसेट्स होती हैं, टैक्स की एडवांस पेमेंट। ठीक है,
तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है. अनक्लेम्ड डिविडेंड इज एन असेट फॉर अ कंपनी. Dividend declared between two annual general meeting is called final dividend. A company can distribute interim dividend and final dividend in the same financial year. तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है, बी एंड सी करेक्ट है. ठीक है, ये गलत है. क्वेश्चन नंबर 84 है. इफ डिबेंचर ऑफ 3,25,000 आर इशूड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ नेट असेट्स 3,50,000 बैलेंस ऑफ 25,000 विल बी क्रेडिटेड टू. तो डिबेंचर जो है इशू किए गए इतने के और असेट्स इतने की थी, तो 25 का बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 85 है. कैपिटल एम्प्लॉयड, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है ये बताना है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, नॉर्मल प्रॉफिट का कितना रिटर्न दे रही है कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 86 है. अ रैशनल कंज्यूमर अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एट द पॉइंट वेयर. तो इसमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कौन से सिचुएशन में होता है, जब ये दोनों इक्वल होते हैं. तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 87 है. इन अ प्लेस द एवरेज रेनफॉल वाज 4 सेंटीमीटर. एक जगह पे एवरेज रेनफॉल 4 सेंटीमीटर थी मंडे टू सैटरडे, यानी कि 6 डेज में. ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑन संडे द एवरेज ऑफ द वीक वाज इंक्रीज टू 6 सेंटीमीटर. और एक दिन यानी सिर्फ संडे को इतनी रेनफॉल हो गई, इतनी ज़्यादा कि उस दिन 6 सेंटीमीटर हो गया उसका एवरेज. तो ये एवरेज बता रहा है, ये संडे की रेनफॉल नहीं है. द रेनफॉल ऑन संडे विल बी, हमें निकालना है कि संडे को कितनी रेन हुई है. तो पहले हम 6 डेज़ का एवरेज देख लेते हैं. 6 डेज़ में 4 सेंटीमीटर हुई है, तो यानी कि 6 डेज़ में टोटल रेन हुई है 24 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया, यानी 7 डेज़ में हुई है 30. 7 डेज़ में 30 हुई है. सॉरी ये 30 नहीं हुई है. 7 डेज़ का एवरेज आ रहा है 6, यानी 42 हुई है. तो अब हम 42 में से जब हम 24 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी हुई है. ठीक है, तो 42 माइनस 24 18 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, 18 सेंटीमीटर. 88. इफ मीडियन 27 एंड मीन 30 मोड विल बी. अगर मीडियन इतना है, मीडियन इतना है, मीन इतना है, मोड हमें निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ओके, तो ये मोड है. मीडियन है 27, 3 इंटू 27 माइनस 2 इंटू 30. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 81, यहाँ पे आएगा 60, यानी दोनों का आंसर आएगा 21. तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है 21. क्वेश्चन नंबर 89 है. द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज प्लस 0.9 इट इंडिकेट्स. अब ये जो है 1 के काफ़ी नज़दीक है, तो ये हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है. तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 90 है. द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन असेट्स इज 4,15,000. द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स इज 20 ईयर्स और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 65,000. तो इसका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया जाएगा. तो 4,50,000 में से पहले स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे तो वो आएगा 3,50,000. अब उसकी यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स है, इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन 17,500. क्वेश्चन नंबर 91 है. विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. इसमें से कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा.
तो गुड्स परचेज की हैं 5000 की और उसे एक्सपेंसेस की जगह डेबिट कर दिया है, परचेज अकाउंट की जगह एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया है। और इसमें क्या है, परचेज रिटर्न बुक फॉर डिबेंचर वॉज ओवरकास्ट बाय, ये तो ओवरकास्ट हो गया है तो ये तो पता चल जाएगा। सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड 2200 इंस्टीड ऑफ 2000, तो ये भी पता चल जाएगा। तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट है, क्योंकि ये वाली जो मिस्टेक है ये पता नहीं चलेगी, क्योंकि आखिर डेबिट ही हो रहा है और सेम अमाउंट से हो रहा है, तो इसका जो डिफरेंस है वो हमें नहीं पता चलेगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द फर्म इन द रेशियो 2:3। एक्स एंड वाई एक फर्म में पार्टनर है, उनका शेयरिंग रेशियो है 2:3। गुडविल उनकी है 10,000 और उन्होंने फर्म ज्वाइन की है, जेड ने फर्म ज्वाइन की है जिसका शेयर है 1/5 और वो अपनी शेयर की गुडविल लेकर आया 15,000। तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में कितनी अमाउंट गुडविल की क्रेडिट करनी पड़ेगी? तो 1/5 शेयर लेकर आया है 15,000, यानी पूरी जो उसकी उनकी फर्म की गुडविल है वो कितनी है? 15,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी 75,000 है, लेकिन 10,000 ऑलरेडी उनकी फर्म में है, तो जो बचा 65,000। तो आंसर करेक्ट होगा आंसर 4, ऑप्शन 4। 93, इन केस ऑफ ओपनिंग स्टॉक 5,000, ओपनिंग स्टॉक 5,000 है, परचेज 15,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,000 है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो गुड्स ऑफ सोल्ड निकालना है। तो ये कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे 5,000, परचेजेस इसमें ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा तो उसको हम बाद में कर लेंगे। ये होगा 22,000, इसमें से माइनस करना है 2,500, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये माइनस होता है, तो आंसर आएगा 19,500। तो ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2, 19,500। क्वेश्चन नंबर 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्डिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, नो, बिल्डिंग अकाउंट तो एक रियल अकाउंट होता है, तो ये गलत है, हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी है। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज नॉन पर्सनल, नो, ये पर्सनल अकाउंट होता है, ये भी गलत है। एवरी डेबिट हैज़ अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, येस, ये ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन 3। फोर्थ भी देख लेते हैं, इनकम इज डेबिटेड, इनकम को क्रेडिट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज? इसमें से कौन सा एक स्टैटिस्टिकल सीरीज नहीं है? तो इंडिविजुअल भी है, डिस्क्रीट भी है, क्लासिफाइड भी है, साइंड नहीं है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 97, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंग टू द आंसर कोड गिवन बिलो। इनको पढ़ना है और इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यस, ये तो करेक्ट है। प्लानिंग प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ठीक है। प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ये गलत है, प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग होती है। प्लानिंग इज अ स्टैटिक फंक्शन, ये एक स्टैटिक फंक्शन भी नहीं है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज इसमें से 1 एंड 2 सही होगा, तो ऑप्शन किसमें जिसमें 1 एंड 2 है वो सही होगा, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, क्योंकि इसमें 1 एंड 2 आर करेक्ट लिखा है। क्वेश्चन नंबर 97 है, मोटिवेशनल प्रोसेस इज बेसिकली, ये इमोशनल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है या इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है? तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 97 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। 98, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग इज टू, कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गिल्टी पर्सन को पनिश करना, ये इंश्योर करना कि परफॉर्मेंस एज पर प्लानिंग हो, मेंटेन डिसिप्लिन रखना, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा इसका, क्योंकि हम इसलिए कंट्रोल करते हैं ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो। इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास्ड इन, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो 1949 में आया था, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज एन इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट्स? यानी इनमें से कौन एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं करेगा? रेजिंग द इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी, लोअरिंग द प्रोसेस ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री, इंटरनल डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, ग्रांटिंग लो इंटरेस्ट लोन फॉर एक्सपोर्ट्स। तो रेजिंग द इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी नहीं करेगा, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, क्योंकि अगर मनी वैल्यू बढ़ा देंगे
तो एक्सपोर्ट में लॉस होने लगेगा। तो ये ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।